गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आज अपन लोग एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जो कि एमएससी फाइनल ईयर का पहला पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन सी ऐसी एक्सपेरिमेंट हुए जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से सोल्व नहीं कर पाए, क्यों हमें ऐसी थ्योरी की ज़रूरत पड़ी जो उसका एडवांस वर्जन है। ओके, तो सबसे पहले मैं पेपर का नाम लिख देता हूँ। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में हम दो थ्योरीज को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी की और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की। ये दोनों ही थ्योरी अपने अपने फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है, लेकिन और इनका एक्सटेंशन भी हुआ है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सटेंड किया गया और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को भी एक्सटेंड किया गया और नॉन लीनियर क्वांटम मैकेनिक्स इससे डेवलप की गई। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दोनों ही अगर अलग अलग अप्लाई करें तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से रीजन में हमें एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होते हैं और उनका साइज जो होता है वो उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के कंपेरेबल है और पार्टिकल्स का साइज है वो एटॉमिक लेवल का है। ऐसे पार्टिकल को डील करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ते हैं वो श्रोडिंजर इक्वेशन सही नहीं होती, ऐसे रिजल्ट सही नहीं आते, तो उसके लिए एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली रिलेटिविटी का भी योगदान है। ये दोनों थ्योरी जो मैंने बताया है दोनों अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रिलेटिविटी की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो, और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो माइक्रो लेवल का ऑब्जेक्ट हो, यानी उसका पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा हो। सूक्ष्म स्वरूप की अगर हम बात करें प्रकृति के तो उस वाले स्वरूप को हम अगर देखें, यानी एटम की बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, तब हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार ही छोटे पार्टिकल्स कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से ही समझाई जा सकती है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का स्वरूप है और क्वांटम मैकेनिक्स का जो आधार है वो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का वेव फंक्शन लिख के देते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का ये वेव फंक्शन है, तो इसके बाद उस पार्टिकल की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस वेव फंक्शन में छिपी हुई होती है। वहीं से उसी वेव फंक्शन का यूज कर करके जो भी इंफॉर्मेशन उस पार्टिकल से हम निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो उस वेव फंक्शन से ही निकाली जा सकती है। तो उसके लिए जो पोस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के हैं वो बनाए गए हैं, लैंग्वेज अलग से बनाई गई है और उनका हमने काफ़ी डिटेल में एमएससी प्रीवियस में तुम लोगों ने पढ़ा है। और दूसरी ओर जनरल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये अलग सिद्धांत पे बेस्ड थ्योरी है, और अलग सिद्धांत इन द सेंस कि इसका क्वांटम मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जिसकी स्पीड सी के कंपेरेबल हो, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर
करने के योग्य हो, ऐसी स्पीड में अगर पार्टिकल है, तो फिर न्यूटन के जो लॉज हैं वो फिर उस पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं, उनके अंदर में हमें फेरबदल करना होता है। और ऐसा करने से हम ऐसे ऑब्जेक्ट को, और ये जो थ्योरी है वो अपने अपने रीजन में वेल टेस्टेड है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव हो चुकी है, और क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम देखा, हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइक सिस्टम देखा, अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ऐसे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे हम बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन सिस्टम्स के लिए हमें मिलते हैं उनको बहुत ही अ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये दोनों ही थ्योरियां अपने अपने रीजन में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। लेकिन अगर हम इन दोनों थ्योरी को मिक्स करें तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग अलग है, और उनको अगर हम मिक्स करने की कोशिश करें तो अनरियलिस्टिक होगा। लेकिन फिर भी हम बॉर्डर लाइन पे जाके अगर बात करें तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी साइज बहुत छोटी है और स्पीड सी के कंपेरेबल है, तो श्रोडिंजर इक्वेशन की हेल्प से हम ऐसे सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और ऐसे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो जस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन इन दोनों थ्योरी का थोड़ा सा मिक्सअप लिया है, बॉर्डर लाइन बनाई है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके कंसेप्ट इसमें ले आए, इसके कंसेप्ट इसमें ले आए, ऐसा हमने नहीं किया है। बॉर्डर लाइन कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बॉर्डर लाइन पे अगर हम बात करें तो ये जो इनका कॉम्बिनेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का और स्पेशल रिलेटिविटी का, ये मिलके एक बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी बनाती है। और उस सक्सेसफुल थ्योरी से जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वो एक्यूरेटली लगभग बहुत अच्छे तरीके से हम यूँ कह सकते हैं। एक एग्जांपल मैं तुमसे दूं कि अगर हम डिस्टेंस मेजर करें किन्हीं दो पॉइंट के बीच की, हम नॉन डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज अजमेर से जयपुर तक की डिस्टेंस की मैं बात करूं, तो उसको अगर हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स जिससे इस दूरी को एकदम प्रिसाइसली मेजर किया जा सकता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से अगर हमने अजमेर और जयपुर के बीच की दूरी मेजर कर ली और फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से जो प्रिसेशन मिलता है, यानी जो रिजल्ट मिलता है, वो उस थ्योरी से उस रिजल्ट को अगर हम उस दूरी को निकालें तो यूं समझ लो कि यहाँ से जयपुर की डिस्टेंस जो हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर की है एकदम सही सही, वो डिस्टेंस थ्योरी से अगर हम कैलकुलेट करें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से, का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। इस थ्योरी का प्रिसिशन कहाँ तक सही है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके हम इस थ्योरी को, इस जगह को मेजर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रिसिशन बता रहा हूँ कि गलती कितनी होगी, थ्रू जो एरर आएगी वो कितनी आएगी। तो अगर मान लो थ्योरी से हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतनी डिस्टेंस में से जो गड़बड़ी आएगी वो एक बाल के बराबर गड़बड़ी आ सकती है, इससे ज्यादा गड़बड़ी नहीं आ सकती दूरी नापने में। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना प्रिसाइज थ्योरी है ये, कि एक्सपेरिमेंट से अगर जो चीज हमने सही सही मेजर की है, थ्योरी से भी एकदम उतना ही तुम लेके आ रहे हो एक्यूरेटली, बस थोड़ी सी इरर के साथ। जो इरर 10 पे पावर 1/10 और 1/10 के ऑर्डर्स की एरर हो, तो बहुत कम एरर के साथ ये थ्योरी प्रपोज हुई। तो ये इसका सक्सेसफुल रेशियो भी बहुत ही हाई है, मीन्स ये अपने रीजन में काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी रही है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम जनरली पढ़ते हैं 2.00 इस तरीके से, जीएस वैल्यू। तो जीएस वैल्यू है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ी होगी एमएससी प्रीवियस में। तो वो जीएस वैल्यू 2.00 हम यूज करते हैं। लेकिन अगर इसको एक्सपेरिमेंट से प्रिसाइसली मेजर किया जाए तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0.0025
इस तरीके से निकल करके आती है। और ये 10 टू दी पावर यहाँ से इस पॉइंट के बाद में 8 या 9 दशमलव के बाद में 8 या 9 अंकों तक सही सही एक्सपेरिमेंट से मेजर की जा सकी है। अब उसको थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें? क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम केवल 2.00 तक ही कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड की के करस्पॉन्डिंग है, हाइड्रोजन एटम के अंदर में अगर हम मान लें रिलेटिविस्टिक स्पीड से वो मूव करता है, ठीक है, कंपेरेबल अगर उसकी स्पीड है, तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इस जीएस वैल्यू को प्रिसाइसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इसका पॉइंट के बाद में 10 प्रीसेशन या 11 प्रीसेशन तक एकदम सही सही एक्यूरेट रिजल्ट देती है, जैसा एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व्ड हुआ है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हमें तैयार करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा लेने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी आइडियल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट काफ़ी आइडियल है और हमने सही सही मैग्नेटिक मोमेंट की या जीएस वैल्यू, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की जीएस वैल्यू मेजर की, स्प्लिटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये जीएस वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अगर हमने सही सही मेजर की है, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स 1/10⁻10 प्रीसेशन तक इसका सही सही आंसर देता है। तो अब समझ सकते हैं कि ये थ्योरी कितनी सक्सेसफुल रही है। ओके, तो पहली चीज मैंने तुम्हें बताई कि अगर पार्टिकल की स्पीड सी के कंपेरेबल हो तो श्रोडिंजर इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे अगर बात करें कि श्रोडिंजर इक्वेशन यहाँ पे अगर सक्सेसफुल नहीं है, हम बात करें ऐसे पार्टिकल्स की जिनकी स्पिन कुछ है, कुछ पार्टिकल स्पिनलेस हो सकते हैं, कुछ स्पिन पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मैटर पार्टिकल है और उनकी स्पीड सी के कंपेरेबल हो जाए तो हमें एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज यहाँ पे हम ये बात करें कि अगर पार्टिकल स्पिन रखता है, अगर पार्टिकल स्पिन रखता है, उसकी स्पिन कुछ है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 है, ओमेगा माइनस की स्पिन 3/2 है, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए भी अगर हम श्रोडिंजर इक्वेशन से उसको सोल्व करें तो वो पार्टिकल भी सही सही रिजल्ट नहीं देते हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो थ्योरी के साथ मैच नहीं होता। तो हमें श्रोडिंजर इक्वेशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और श्रोडिंजर इक्वेशन को चेंज करके हम स्पिन डिपेंडेंट कुछ वेव फंक्शन बनाएंगे और हमारे जो स्टेट्स बनेंगी वो अलग अलग स्पिन स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज अलग अलग आएंगी और उनको हम आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसके लिए डिराक ने अपने फॉर्मुलेशन दिए और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है वो बॉर्डर लाइन है दो अलग अलग थ्योरीज की जिनके पोस्टुलेट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और कंबाइन करने से जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं किसी भी फिजिकल फिनोमिना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक, ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्प्लिटिंग फैक्टर है जीएस वैल्यू, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल्स भी होंगे जिनमें लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी हुई शुरू में और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस फील्ड की शुरुआत की गई। ओके, तो अब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और इसको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तक लेके जाएंगे, फील्ड थ्योरी तक लेके जाएंगे। और जो रीजन है इसका वो रीजन भी मैंने तुम्हें बताया कि अगर पार्टिकल की स्पीड सी के कंपेरेबल हो जाए
तो फिर श्रोडिंजर इक्वेशन काम नहीं करती है। और दूसरा रीजन मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो पार्टिकल है उससे उसकी स्पिन कुछ है, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए भी नॉर्मल जो क्वांटम मैकेनिक्स हमने अभी तक पढ़ी है वो काम में नहीं आती, वो रिजल्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं हो पाते, तो हमें अपनी थ्योरी को चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पार्टिकल का साइज है वो डिक्रीजिंग है, साइज साइज ओके, तो साइज यहाँ पे डिक्रीजिंग है, इधर जैसे जैसे जा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है। ओके, और इधर जैसे जैसे आर जा रहे हैं स्पीड इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब एक रीजन होगा, अगर पार्टिकल का साइज ठीक ठाक है, यानी हम ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे मोलिक्यूल नहीं है, हम मैटर की बात कर रहे हैं, इसमें करोड़ों मोलिक्यूल है, लाखों मोलिक्यूल है, ऐसे मैटर की बात कर रहे हैं, तो साइज ठीक ठाक है और स्पीड भी कम है, लो स्पीड है और साइज कम है, तो ऐसे के लिए हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। इस रीजन में इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। और इस साइड में साइज डिक्रीज हो रही है, ये ध्यान रहे। तो अगर आगे वाले रीजन में हम चले, पार्टिकल की वेलोसिटी छोटी है, वेलोसिटी कम है और साइज बहुत छोटा हो गया है, तो वहां पे हमें क्वांटम मैकेनिक्स काम में लेनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं पार्टिकल की और साइज ठीक ठाक रखें, तो ऐसे के लिए हम पढ़ते हैं वो रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी या रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स इसको बोलते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स। और फाइनली अगर पार्टिकल का साइज भी बहुत छोटा हो गया और स्पीड भी ज्यादा हो गई, इसी के कंपेरेबल हो गई, तो ये वो रीजन है जहां पे हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का ये वर्जन आ गया। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस रीजन में हम काम कर चुके हैं पहले, इस रीजन में पिछले साल तुम लोगों ने काम किया था, ये दोनों ही पार्ट कर लिए थे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अब हम इस रीजन में हैं, तो जो एमएससी प्री फाइनल का सिलेबस तुम्हारे पास है, उस सिलेबस को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ये सब लोग जानते हैं। तो 8 यूनिट और 2 सेक्शन मींस हर सेक्शन में 4-4 यूनिट है। इसमें 4 यूनिट है और सेक्शन बी में भी, इसमें भी 4 यूनिट है। और जो पहला पार्ट है सेक्शन ए का, वो है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का, यानी जहां हमने लास्ट ईयर छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स हम पहले पढ़ रहे थे उसी का पार्ट है। और बेसिकली ये पूरी यूनिट डिपेंड करेगी स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल अगर पार्टिकल्स है उनके बारे में,
और उसको हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जब पार्टिकल का जो साइज है वो तो कम है ही, स्पीड सी के कंपेरेबल हो गई, ऐसा रीजन में हम काम करेंगे। और वहां पे श्रोडिंजर इक्वेशन को बदलने की कोशिश की जाएगी, और वहां पे जो पार्टिकल के लिए जो वेव इक्वेशन होगी वो वेव इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर के आज हम जिसको जानते हैं क्लेन गॉर्डन इक्वेशन और डिराग इक्वेशन। तो बेसिकली जो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन है वो इक्वेशन सबसे पहले श्रोडिंजर ने ही दी थी, और श्रोडिंजर ने देखा कि जब पार्टिकल की स्पीड रिलेटिविस्टिक हो जाए तब उसने एक इक्वेशन लिखी ऐसे पार्टिकल्स के लिए, श्रोडिंजर इक्वेशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो महत्वपूर्ण एक रिजल्ट है, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। और इसमें हम ऑपरेटर्स का यूज कर लें तो ई स्क्वायर का ऑपरेटर तुम्हें पता है, पी स्क्वायर का ऑपरेटर तुम्हें पता है, और एम नोट स्क्वायर सी फोर ये तो कांस्टेंट है, रेस्ट मास एनर्जी पार्टिकल की होगी। तो यहाँ पे ऑपरेटर लगा करके इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया जाए तो वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन होगी। लेकिन जब श्रोडिंजर ने इस इक्वेशन को सोल्व किया तब ये पाया कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसा कि सोमरफील्ड ने अपने मॉडल में दिया था, बोर सोमरफील्ड मॉडल, बोर का जो मॉडल था उसमें सोमरफील्ड ने कुछ करेक्शन किए, दो करेक्शन मेनली उसने किए। एक तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म ऐड की, और दूसरा कंसेप्ट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट उसने ऐड किया। तो दोनों कंसेप्ट ऐड करने के बाद जो हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर है, फाइन स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन एटम को फील्ड हाई रिजोल्यूशन पावर इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए स्पेक्ट्रा को, तो ये जो लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग लाइन मिलती थी, बार्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग लाइन मिलती थी, वो एक लाइन डिफरेंट लाइन में स्प्लाइट हुई नजर आती थी। ओके, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बोर ने तो केवल लाइमन बार्मर सीरीज इसके बारे में ही एक्सप्लेन किया था, तो अब ये लाइमन सीरीज है उसमें बहुत सारे लाइंस हैं, उन लाइंस में से अगर एक को हाई रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से देख लिया जाए तो वो लाइन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट लाइंस तुम्हें नजर आएंगी। उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफील्ड ने बोर की जो थ्योरी थी उसमें दो कंसेप्ट और ऐड किए, और वो कंसेप्ट था रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म, यानी जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो एम नोट रेस्ट मास नहीं होकर के रिलेटिविस्टिक मास लेना पड़ेगा। और दूसरा दूसरा कंसेप्ट ये ऐड किया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल सर्कुलर ऑर्बिट में ही मोशन नहीं करते, इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी वो मोशन कर सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट यूज करने के बाद उसने करेक्शन टर्म लिखी एनर्जी की, और ये पाया कि जो स्पेक्ट्रा है वो स्प्लाइट होता है, एक लाइन डिफरेंट लाइन में स्प्लाइट हो जाती है। हालांकि वो एग्जैक्ट नंबर एक लाइन कितने लाइन में स्प्लाइट हो रही थी एक्सपेरिमेंट से जो दिख रहा था उसको वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट हाँ सम एक्सटेंट तक उसने बताया कि हाँ एक लाइन तीन लाइन में स्प्लाइट हो रही है। हाइड्रोजन एटम की अगर के अल्फा लाइन की बात करूं तो वो जनरली हाई रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से देखने पे 5 लाइन में स्प्लाइट होती है, लेकिन यहाँ पर वो लाइन 3 लाइन में स्प्लाइट, उसने जो थ्योरी दी थी सोमरफील्ड ने उसके अकॉर्डिंग वो एक लाइन 3 लाइन में स्प्लाइट हो रही थी। हालांकि एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट यस सम अप टू सम एक्सटेंट उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन जब श्रोडिंजर ने इस इक्वेशन का यूज किया और यहाँ पे मान लो ये जो ऑपरेटर लगा दिया एनर्जी का ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस, तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर साई, ये इधर बन गया, और पी स्क्वायर की जगह तुम्हें पता ही है माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर, और सी स्क्वायर को बाहर ले लिया, ठीक है, सी स्क्वायर को यहाँ बाहर ले लिया। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, केवल जस्ट मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर और फिर साई लगा दिया। तो ये इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, श्रोडिंजर ने सोल्व किया तो ये पाया
कि इससे जो बोर सोमरफील्ड मॉडल के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया था, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ से रिप्रोड्यूस नहीं हुआ इस थ्योरी का यूज करने से। उसके बाद में श्रोडिंजर ने यहाँ से काम करना बंद कर दिया, लेकिन इस इक्वेशन का यूज बाद में किया क्लीन और गॉर्डन, क्लेन और गॉर्डन ने। तो आज ये इक्वेशन, यही इक्वेशन जो श्रोडिंजर ने शुरू में दी थी, वो पॉपुलर हो गई क्लीन गॉर्डन इक्वेशन के नाम से। तो हमें इस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स वाले पार्ट में क्लीन गॉर्डन इक्वेशन सबसे पहले स्टडी करनी है, और उसके बाद डिराक इक्वेशन। तो बेसिकली जो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन है, वो ऐसे पार्टिकल्स के लिए है जिसकी स्पिन इंटीजर स्पिन हो, इंटीजर मल्टीपल स्पिन हो, यानी बोसोन पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल होगी। लेकिन फर्मियोन्स के लिए ये फिर भी ये इक्वेशन भी एप्लीकेबल नहीं थी। अब चूंकि फर्मियोन का वेव फंक्शन जो होता है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है, और एक स्पिन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एमएस वैल्यू होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टेट्स बनेंगी। तो वो स्टेट्स कैसे बनेंगी, क्या उनका फॉर्मुलेशन होगा, ये सारा काम किया था डिराक ने। तो इस वाले पार्ट में हम सबसे पहले रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्लीन गॉर्डन इक्वेशन और डिराक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारी दूसरी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर में, वो है डिराक इक्वेशन में सिमेट्रीज क्या क्या है। सिमेट्रीज सिमेट्रीज इन डिराक इक्वेशन। इसके अंदर में हम बात करेंगे टाइम रिवर्सल सिमेट्री की, चार्ज कंजुगेशन सिमेट्री की, पेरिटी सिमेट्री की, और सीपीटी, यानी सीपीटी मीन्स चार्ज कंजुगेशन, पेरिटी और टाइम रिवर्सल सिमेट्री को एक साथ ऑपरेट कर दिया जाए तो उसकी सिमेट्री कैसे होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन यहाँ पे होगा। और ये तुम्हारे पास सिमेट्री इन डिराक इक्वेशन, इसके नाम से ये यूनिट है तीसरी। और फोर्थ है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसके बाद हम फील्ड थ्योरी में, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करेंगे, तो फील्ड थ्योरी, यानी ई फील्ड और बी फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलने लग जाए तो फिर वो फील्ड थ्योरी होगी, उसको हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, साइज उनका बहुत छोटा है। ऐसे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्जेज हमारे पास थे वो चार्जेज बहुत छोटे चार्जेज, इलेक्ट्रॉन की बात हमने वहां पे नहीं की थी, प्रोटॉन की बात हमने वहां नहीं की थी, ऐसे चार्जेज की बात की थी जिसमें एक चार्ज, अगर मैंने पॉइंट चार्ज वहां पे बोला था तो इसका मतलब वहां पे था कि उस पॉइंट चार्ज में 10 पे पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18 इस ऑर्डर के एटम्स थे। और एक एटम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके करस्पॉन्डिंग, और उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, कितना चार्ज उसके ऊपर में है, तो उस तरीके का हम चार्ज, हम 1 कूलाम 2 कूलाम ऐसे करते हैं। और उसको अगर 10 टू द पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करें तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज वहाँ पे है। तो वहाँ पे 10 टू द पावर 20, 15 इस ऑर्डर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज वहाँ पे था, तो उसको हमने पॉइंट चार्ज कहा था। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो ऐसे चार्ज पार्टिकल है जो एटम से एसोसिएटेड चार्ज है या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड चार्ज है, या हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, ऐसे पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगी, और चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अप्लाई होगी। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी बनेगी, और उसको हम फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये तुम्हारे पास सेक्शन ए की 4 यूनिट्स थी। इन चारों यूनिट्स को हमें डिस्कस करना है, और उसके बाद सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में तुम्हारे पास 4 यूनिट्स हैं। अगेन
और पहले पार्ट में जो यूनिट है वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, और स्केलर, और इसमें हम लेग्रांजियन और हैमिल्टोनियन की बात करेंगे। लेग्रांजियन डेंसिटी, हैमिल्टोनियन डेंसिटी, फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो स्केलर फील्ड का मतलब है लेग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मुलेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए लेके, एक चार्ज पार्टिकल को लेके, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस की जाएंगे। यानी फील्ड को हम स्केलर फील्ड लेके चलेंगे। लेग्रांजियन मैंने तुम्हें बताया था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इसको पढ़ते हैं लेग्रांजियन को, और तुम लोग पढ़ के भी आए हो। तो और हैमिल्टोनियन भी एक स्केलर फंक्शन है। और इनकी डेंसिटीज की बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम में लेग्रांजियन क्या है, कितनी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो लेग्रांजियन या हैमिल्टोनियन की टर्म में होगी है। और लेग्रांजियन में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर फील्ड की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो तुम्हारे पास आती है वो मल्टी बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स फेल होती है। जो क्वांटम मैकेनिक्स तुम लोगों ने पढ़ी है, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, वो केवल एक सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड थी। अगर मल्टी बॉडी प्रॉब्लम हम ले लें तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और पार्ट की जरूरत पड़ती है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तभी मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि जो फेलियर है, फेलियर का मतलब मल्टी बॉडी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तब हमने थ्योरी में बदलाव करने की कोशिश की, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स उसी से रिलेटेड पार्ट है। और ये जो पार्ट होगा यहाँ पे, इसमें हम मल्टी बॉडी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। और मल्टी बॉडी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर्स, यानी कितने पार्टिकल्स हैं, उन सब के लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टी बॉडी सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारे पास, उसमें है एस मैट्रिक्स। एस मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एस मैट्रिक्स में विक्स थ्योरम, टाइम ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट, और उसके बाद फिनेमान्स रूल्स फॉर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्यूईडी के लिए जो फिनेमान है उसने कुछ रूल्स दिए थे, उन रूल्स को फॉलो करके हम ऐसे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद कुछ स्केटरिंग प्रॉब्लम्स है जिसमें नॉर्मल स्केटरिंग होगी, कॉम्पटन स्पेक्टरिंग होगी, मोलर स्केटरिंग होगी, भाभा स्केटरिंग होगी। तो ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करते हुए इन स्केटरिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तुम्हारे लास्ट यूनिट के अंदर में है, और ये तुम्हारे सिलेबस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमें शुरुआत करनी है सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट से। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसमें कोई एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे स्केटरिंग, और कल से हम पहली क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।